आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आभार। और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों तक पहुंचाना चाहेंगे और समय समय पे चर्चा हो रही है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है शिमला का रोपवे का प्रोजेक्ट है। और जब बातें अंजाम पे जाने लगती हैं तो उसको श्रेय लेने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं और ये श्रेय का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने की बात है। और जो शिमला रोपवे है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला रोपवे बनने जा रहा है और 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनना है। और कुछ लोग कहते हैं हम ये बना के चले गए। अब मैं उन साथियों को के नाम तो नहीं यहां लेना चाहता जिन्होंने सपने में ही ये बना दिया था। हकीकत ये है कि आज मैं आपके सामने इसकी डीपीआर रख रहा हूं। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हमने और फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और 12.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके लिए राशि अदा की गई। डीपीआर तक नहीं बनी थी जिस प्रोजेक्ट की, उसको कुछ लोग बना के चले गए थे और उसके साथ ही मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट भी यहां पे रखा है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार करवाया, ये डीपीआर हमने तैयार कराई और हम चाहते हैं कि शिमला जो है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे आए। और ये हिमाचल के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत रोपवे लगने जा रहा है और इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अभी हमने 20 करोड़ रुपया की राशि जारी की। जिन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया, डीपीआर नहीं बनाई, टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं बना, कंसल्टेंट हायर नहीं हुए, वो लोग जो है ये जब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये आकार ले रहा है और हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने अब मेल कर दी कि आप जो है इसका टेंडर का काम एडवांस कर दीजिए, ये हमें उनसे अप्रूवल आ गई। और आप सब लोग शिमला के रहने वाले हैं, आप देखते हैं कि कितना यहां पे जाम लगता है। टूरिस्ट सीजन में पर्यटक जो है दिक्कत में आते हैं और घंटों घंटों जो है जाम लग रहे हैं। तो ऐसे में ये रोपवे जो है एक संजीवनी साबित होगा शिमला के लिए। इसके लिए मैं खुद जो है ऑस्ट्रिया जाके आया और मैं खुद जो है स्विट्जरलैंड जाके आया और रोपवे की जो कंपनीज हैं, जो कि देश दुनिया की ऐसी कंपनीज जो कि संसार में मानी जाती हैं, उनके मालिकों से हम मिले और उनके साथ हमने डिस्कस किया शिमला का रोपवे।
इससे बड़ा रोपवे संसार में सिर्फ एक है, बोलेविया का। हम वहां भी अभी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम डील कर रहे हैं, और इसमें 660 ट्रॉलीज लगनी है, 660, और लगभग 6,000 आदमी 1 घंटे में ट्रेवल करेंगे, और 13 स्टेशंस बनेंगे अलग अलग स्थान पे, जहां पे कि ट्रॉलीज जो है रुकेंगी, और डिफरेंट लाइंस हैं, और ये तारा देवी से शुरू होके पूरे शिमला को कवर करती हुई निकलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसकी झलक भी आप इधर देख सकते हैं। रोपवे के जो स्टेशंस हैं, ये तारा देवी से शुरू होगा, फिर चक्कर में एक स्टेशन होगा, फिर टूटीकंडी में स्टेशन होगा, फिर 103 टनल, फिर आईएसबीटी, विक्ट्री टनल, आईजीएमसी, संजौली, नवबहार, सेक्रेटेरिएट, ये इसके रूट जो है ऐसे तय किए गए हैं। सीमलेस लाइंस है सर, रेड ब्लू और ग्रीन सीमलेस है सर, उतरना में चढ़ना नहीं, जिससे इकट्ठे जाना नहीं जी। और इसके कलर्स के हिसाब से ये हमने स्टेशन बनाए हैं, कैसे लोगों ने चढ़ना है, कैसे उतरना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्वप्न जो है हकीकत में बदलने जा रहा है, और हम समझते हैं कि ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इसमें श्रेय की होड़ लेने की बजाय इसको जमीन पे कैसे हमने उतारना है, और ये हमारे लिए जरूरी है। और रोपवेज जो है हिमाचल प्रदेश का भविष्य है, और ऐसे देश हैं जहां पे हजारों रोपवेज हैं, और एक ही जगह जी सर, ऑस्ट्रिया में 25,000 रोपवेज हैं। और हमें अगर उन देशों से कंपीट करना है, टूरिज्म में कंपीट करना है, या रूरल ट्रैफिक में, घरेलू ट्रैफिक में कंपीट करना है, तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर है, केंद्र सरकार भी इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर है, और केंद्र की भी हमें इसमें सपोर्ट है। मैं स्पष्ट तौर पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी की सपोर्ट नहीं होगी, जब तक केंद्र की सपोर्ट नहीं होगी, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक ऐसे प्रोजेक्ट जो है उनको आगे लाना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है। लेकिन हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसको 2 चरणों में कंप्लीट करेंगे, और इसका पहला चरण निश्चित तौर पे हमारी मौजूदा सरकार के समय में वो का कंप्लीट होगा। गवर्नमेंट्स कॉन्टिन्यूटी में चलती हैं, और हमें हिमाचलियत और किस ढंग से हमने आगे बढ़ना है। और आपको एक बात और पता होगी कि रोपवे कॉरपोरेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है, हिंदुस्तान में रोपवे कॉरपोरेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है। और इस बात पे लोग हैरान भी होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हम
अभी बिजली महादेव का रोपवे लगाने लगे हैं और उसका भी सब औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। कुल्लू के बिजली महादेव का रोपवे वो भी एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। वो रोपवे भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बना के तैयार करेंगे हम। अभी हम 5 तारीख को बगलामुखी का रोपवे जो मंडी का है उसको इनॉग्रेट करेंगे। ये आप बगलामुखी का रोपवे ये नाबार्ड की लोनिंग से हुआ है। नाबार्ड ने हमें कर्जा दिया है स्टेट को। पहला प्रोजेक्ट है सर हिमाचल में, ये ऑल ओवर हाँ, और फॉरवर्ड कर दो थोड़ा। नहीं इसी को पुराने वाले भी। ठीक है। और इसके सुरक्षा पहलुओं की जांच हो रही है। लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में है कि अभी टेक्नीशियंस उनको ठीक कर रहे हैं, वो चढ़ गए जाके। हम इस बात का बुरा नहीं मनाते, रोज चढ़े, लेकिन अभी उसकी इनॉग्रेशन होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेके जाएंगे, लेकिन रोपवेज के मंदिरों को रोपवेज की प्रपोजल्स पे हम काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस बात का मैं सबसे इंपॉर्टेंट है रोपवे की दुनिया में, जो सुरक्षा के पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। और जो रोपवे हम सजेस्ट कर रहे हैं या जिनको हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, प्रदेश का इमेज स्टेक पे होता है। अब देसी लाइनों पे रोपवेज नहीं लगेंगे, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड रोपवेज लगेंगे जो दुनिया लगा रही है, जहां पे एक्सीडेंट फ्री रोपवेज हैं और दुनिया ही जा रही है उनमें। आप डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि रेल कहां पहुंच गई है या रोपवेज कहां पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट को आप सब सपोर्ट करें। बड़ा प्रोजेक्ट है, 1734 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। थोड़ी असुविधा लोगों को हो सकती है जब हम काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट को आप मीडिया के पर्संस जो है जरूर सपोर्ट करें, ताकि हिंदुस्तान में ही नहीं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जो है जाए। दूसरा मसला सिंपोजियम 31 जुलाई सिंपोजियम सर शिमला वाले, उसमें वो जो इंटरनेशनल प्लेयर आए थे ना सर, सीरियसली। और रोपवेज को लेके जो है हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था सिंपोजियम, और इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे, उन सब से हमारी बात किया हो रही है। और हम जहां जहां बनने हैं रोपवेज, उनके लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। रोहतांग का, हाँ जी सर, रोहतांग का रोपवे लगने जा रहा है और बहुत जल्दी वो भी आकार लेगा। मंदिरों के रोपवेज लगने हैं, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के चलते कुछ अड़चने आती हैं, वहां भी हमारा आप सहयोग करें। और लेकिन इनके लगने के बाद हिमाचल प्रदेश का चेहरा बदलेगा। और हम अगर इस रोपवे में कामयाब हो गए, तो अगला रोपवे जो परवाणु से शिमला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोपवे हो जाएगा। 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर का, 6 स्टेशन, और उसके 6 स्टेशन का
वो रोपवे है, उस पे भी हमारा रोपवे कॉर्पोरेशन काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले जो है हम चाहते हैं कि शिमला में हम कामयाबी अर्जित कर लें, और किराया से बस का किराया। और कई लोग ये रोपवे अभी कब लग रहा है, कई लोग अभी से उसके किराए की बात करने लग पड़े हैं। जो लोग नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े, वो अभी से पूछते हैं कि जी इसका किराया क्या होगा, और उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई बस का ही किराया होगा। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। मुद्दा इंपॉर्टेंट यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे शिमला में लगने जा रहा है, और उसके ऊपर 1734 करोड़ लगने हैं, और 14 किलोमीटर का रोपवे बनना है, 660 ट्रालियां लगनी है, और विश्व विख्यात जो है जो प्लेयर्स जो है वो आके इसको लगाएंगे। तो ये हम आपके ध्यान में लाना चाहते थे। दूसरा मसला है रेलवेज का। ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है। शिमला में अंग्रेज रेलवे पहुंचा गए, अन्यथा शायद शिमला में रेल पहुंचानी मुश्किल हो जाती है। जो बात हकीकत है उसको हमें मानना भी चाहिए। और रेलवे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी मैं एक नेता की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार रेल लाइनें नहीं बनने देना चाहती, और उसको जो है पैसा नहीं दे रही है। एक अन्य सज्जन है, वो कह रहे हैं कि रेल लाइनें जो है केंद्र ने सैंक्शन कर दी है, कांग्रेस सरकार जो है अड़ंगा लगा रही है। हम आपके ध्यान में रेलवे की एक्चुअल वस्तुतः स्थिति रखना चाहते हैं, क्योंकि आप ही प्रदेश की जनता को सही तरीके से पिक्चर दे सकते हैं। रेलवे का जो 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं सेंटर के साथ, एक जो है भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन है। बिलासपुर भनुपली वाली जो है रेल लाइन जो है बैरी, एक ये रेल लाइन है, और एक दूसरी जो है चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है। ये हम सेंटर के साथ मिलकर रेल लाइन बना रहे हैं, और जो दूसरी रेल लाइन है जो तलवाड़ा जा रही है वो केंद्र सरकार बना रहा है। उसमें हम जमीन एक्वायर करके देते हैं। अब जहां तक आप देखें कि स्थिति क्या है, भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन जो है इसकी लंबाई 63.1 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब का एरिया 13.9 किलोमीटर है और हिमाचल का एरिया 49.2 किलोमीटर है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब ये रेल लाइन तय हुई थी तो ये 1047 करोड़ रुपए की थी, 1047, और इसमें हिमाचल प्रदेश को 25% हिस्सा लगाना था और सेंटर को इसमें 75% हिस्सा लगाना था रेलवे मंत्रालय को। और बाद में और उसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता था 261 करोड़ और रेल मंत्रालय का हिस्सा बनता था 785 करोड़। लेकिन अब स्थिति ये हो गई, बाद में क्या किया इन्होंने कहा कि सेंटर ने कि 70 करोड़ से ज्यादा जो जमीन एक्विजिशन की कॉस्ट होगी वो हिमाचल प्रदेश को देनी पड़ेगी। पहले हुआ था कि 25% हिमाचल लगाएगा, 75% सेंटर देगा, लेकिन बाद में हिमाचल के साथ शर्त लगा दी कि सिर्फ जमीन की एक्विजिशन का जो है सिर्फ 70 करोड़ रुपया केंद्र देगा और बाकी पैसा जो है हिमाचल लगाएगा। और इससे जो है परियोजना लागत चली गई 6753 करोड़ में, वर्तमान परियोजना लागत जो है, और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ रुपए से बढ़ के 2583 करोड़ रुपए हो गया, 2583 करोड़।
और राज्य का हिस्सा जो है 18 गुना अधिक हो गया। और अब जब रेल लाइन को अगर आप कंप्लीशन की बात मानते हैं तो जो रेल लाइन आपकी 1047 करोड़ रुपए में बननी थी वो 10,000 करोड़ पे जा रही है, वो 10,000 करोड़ पे जा रही है। और उसमें राज्य का हिस्सा 4,000 करोड़ रुपया हो गया। राज्य का अब जो प्रेजेंट स्टेटस है 1,000 करोड़ की रेल लाइन 10,000 करोड़ पे जा रही है और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ से 4,000 करोड़ पे जा रहा है। और हम जो केंद्र सरकार ने इस रेल लाइन के लिए 511 करोड़ रुपए दिए। 22 से पहले हिमाचल सरकार ने अभी तक जो पैसा दिया है उसमें हमारी सरकार बनने से पहले 511 करोड़ रुपए दिए थे जब से शुरू हुई है, और हमने सरकार बनने के बाद 336 करोड़ रुपए दिया है। तो जो ये लोग कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने रेलवे के लिए पैसा नहीं दिया, मैं सिर्फ उसको करेक्ट करना चाहता हूं कि आपके ध्यान में कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब हमने शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 के बाद इस रेलवे प्रोजेक्ट को 336 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके हैं। तो शगुफे फैलाने से, झूठ बोलने से कोई बात जो है चलती नहीं है, सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। हम 336 करोड़ रुपया दे चुके हैं और हमारा यह मानना है बिलासपुर तक ये रेल लाइन आ रही है, नहीं बिलासपुर तक अभी ये रेल लाइन आ रही है। बिलासपुर से आगे जो है बेरी तक, इसमें जब आगे रेल लाइन बननी है तो सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा, सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा। और हिमाचल को 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर लंबी जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा। 1400 करोड़ रुपए की जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा और लगभग 2000 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया उस कारखाने तक पहुंचने में लगेगा। हमने कहा है कि बिलासपुर तक रेल लाइन बनाइए, इससे आगे जो लेह तक जानी है इसको डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित कर दीजिए और इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए। इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए, क्योंकि बिलासपुर तक हमारी रेल लाइन पहुंच रही है, हमारी जरूरत है। उससे आगे बड़े लोगों की जरूरत है और उस पे जो है हिमाचल सरकार 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करे और 2000 करोड़ रुपए लगा के बड़े साहबों के कारखाने तक पहुंचाए। तो ये लोग जो हैं, जिन लोगों के मित्र हैं, वो जो है इस रेल लाइन को आगे डिफेंस घोषित करवाएं, क्योंकि लेह तक जानी है तो डिफेंस लाइन घोषित की जाए, पैसा जो है केंद्र सरकार लगाए। और हम चाहते हैं कि बिलासपुर तक हम जल्दी से जल्दी इस रेल लाइन को कंप्लीट कराएं और हम बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्री जी से इस बारे में मिलेंगे कि भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, क्योंकि ये गेटवे है। वेरी ले रेल लाइन इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार इसकी 100% फंडिंग करे और सेकेंडली जो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है, ये 28.2 किलोमीटर है और इसमें हरियाणा का एरिया आता है 24.8 किलोमीटर
हिमाचल का एरिया आता है 3.4 किलोमीटर और इस परियोजना पे की लागत जो है 1540 करोड़ रुपया है। और जिसमें 50% हिस्सा भारत सरकार को लगाना है और 50% हिस्सा जो है हिमाचल को लगाना है। 775 करोड़ रुपया दोनों को लगाना है। और हम जो है राज्य सरकार अब तक 223 करोड़ रुपया दे चुकी है। पहले जो है हमारी सरकार आने से पहले तक 179 करोड़ रुपया जब दिया जा चुका है और 11 दिसंबर 2022 के बाद 44.25 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। तो ये कहना कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। और इस परियोजना के लिए जो है अब हमारी तरफ जो है 89.75 करोड़ रुपया राशि बाकी रहती है। इसका 63 करोड़ रुपया हम नवंबर में दे रहे हैं। इसका 63 करोड़, तो हम इसके लिए भी पूरी तरह गंभीर हैं। तो इसलिए अफवाहें फैला के, शगुफे फेंक के जो है हम हिमाचल प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत गंभीर है। चाहे वो रोडवेज के प्रोजेक्ट है, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट है। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपके सामने ये स्थितियां रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारा ट्रांसपोर्ट का सवाल है, ट्रांसपोर्ट में हमारी इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने का दौर शुरू हो गया। तो उसमें हम टेंडर स्टेट पे चले गए और फर्स्ट राउंड में two forms have been were shortlisted for. वो नहीं, बसेस कितनी हैं? Sir, 297 plus 30, 337, 327. 327 बसेस जो है इलेक्ट्रिक, उसका हम टेंडर में चले गए हैं और इसका पैसा हमारे पास आ चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये राशि हमें उपलब्ध करवा दी है। तो इलेक्ट्रिक बसेस की एक बहुत बड़ी खेप जो है उसका हम टेंडर कर दिया हमने और उसमें हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, हम अभी तक 250 के आसपास बसेस खरीद चुके हैं। पहले अभी हम खरीद चुके हैं और हमारे एमएलएस के, हमारे मंत्रियों के लगातार जो डिस्कशन हमारी हो रही थी, विधायक दल में हो रही थी, उसके बाद वी हैव डिसाइडेड टू परचेज 250 डीजल बसेस। डीजल बसेस हम 250 इसलिए खरीद रहे हैं, दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाके में बसेस की, डीजल बसेस की डिमांड आ रही है। और हम प्रयास कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक बसेस ही खरीदे, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस को बनने का समय इतना ज्यादा मांग रहे हैं, वो 1 साल 1.5 साल का समय मांग रहे हैं। तो इसलिए हम डीजल बसेस 250 डीजल बसेस खरीद रहे हैं और 100 जो है हम ये जो डीजल बसेस है हम छोटी खरीद रहे हैं, 32 और 36 सीटर बसें खरीद रहे हैं। छोटी बसेस के लिए हम जा रहे हैं और इसके अलावा हम 100 के आसपास जो है टेम्पू ट्रेवलर्स खरीद रहे हैं। टेम्पू ट्रेवलर्स और बसेस और वॉल्वो का सारा फ्लीट हम बदल रहे हैं। 24 की 24 वॉल्वो की बसेस जो है हम हटा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रूट पे जाती हैं। लगातार लोग लिख रहे हैं कि आपकी वॉल्वो जो है यहां खड़ी हो गई, आप साथ में डाल देते हैं वीडियो। तो वी हैव डिसाइडेड
कि वॉल्वो का सारा फ्लीट बदल दिया जाए, तो 24 की 24 बसें जो है उसका टेंडर हमने कर दिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्रांतिकारी जो है काम हो रहे हैं और हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम एचआरटीसी के कर्मचारियों को और उनके संगठनों को विश्वास में लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, इसमें क्योंकि 50वां साल चल रहा है और गोल्डन जुबली ईयर है, उनसे भी बात की जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एचआरटीसी ने बहुत सेवा की है हिमाचल के लोगों की। एचआरटीसी के प्रति आपका नजरिया थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, ये मैं प्रेस से भी रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो हिमाचल में ना तो एयर सर्विस है, हिमाचल में ना रेल सर्विस है, तो एचआरटीसी ने एक ऐसा रोल प्ले किया है हिमाचल के लोगों को जीवन में। आप सबने एचआरटीसी में ट्रेवल किया है किसी ना किसी स्टेज पे, और जब आतंकवाद चला तब आपने देखा कि एचआरटीसी के बसें एस्कॉर्ट पायलट्स लगा के जो है लोगों को घरों पे छोड़ने जाती थी। जब कोरोना काल आया तो एचआरटीसी के लोगों ने दूर दराज लोगों जाके दूसरे प्रदेशों से भी लोगों को जो है यहां घर आंगन तक पहुंचाया। जब डिजास्टर आया तो एचआरटीसी के बसेस ने लोगों को जो है प्रदेश के बाहर निकाल के छोड़ने का काम किया, तो ये एक बहुत सेवा का जरिया है। लेकिन नजरिए की जरूरत है। 5 लाख लोग रोज एचआरटीसी का इस्तेमाल करते हैं, 5 लाख लोग। 3200 बसें हैं हमारी और 20 करोड़ किलोमीटर पर एनम ये बसें चलती हैं। जो बसें 5 लाख लोगों को इधर से उधर लेके जाती है, तो उसके प्रति नजरिए की बात है। और हमारे जितने प्रदेश में मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं, हम स्पेशल बसेस चलाते हैं। लेकिन अब 3 बातों की वजह से कई लोग लगातार ये कहते हैं कि एचआरटीसी 3200 बसें चलाती है, फिर घाटे में क्यों है। इसलिए मैं आपको थोड़ा इसका अर्थमेटिक आपको बताना चाहता हूं। एचआरटीसी 28 तरह के लोगों को रियायती या मुफ्त सफर देती है, 28 तरह के। इस मुफ्त सफर करने की वजह से रोजाना एचआरटीसी को 50 लाख रुपए का नुकसान होता है। लेकिन एचआरटीसी हमारे वेलफेयर स्टेट में हम काम करते हैं, ये सरकार का जिम्मा है। हम महिलाओं को 50% जो है सफर देते हैं, रियायती सफर देते हैं। और कुछ लोग बार बार कह रहे हैं, अखबारों में डाल रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप साथी भी कई बार डाल देते हैं, आपसे भी, अब महिलाओं का सफर बंद करने की तैयारी। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि बाकी आपने जहां भी हमारी खड़काई करनी है कीजिए, लेकिन कम से कम एचआरटीसी को उसी परिप्रेक्ष्य में लीजिए जो कि सेवा का एक साधन है। और हम 28 तरह के लोगों को रियायती सफर कराते हैं, एक बहुत बड़ा आंकड़ा वो खड़ा हो जाता है। सेकेंडली, जहां प्राइवेट वाला जाना नहीं पसंद करेगा, हम दूर दराज दुर्गम इलाके तक जा रहे हैं, जहां भी 1 सवारी 2 सवारी उसको छोड़ने के लिए, घर छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। इसलिए हम जब घाटे के रूट चलाते हैं तब हमें नुकसान होता है। देते हैं 25 करोड़ रुपए की हम पेंशन देते हैं, 45 करोड़ रुपए का हम डीजल खरीदते हैं, 8 करोड़ रुपया जो है जो हमने बसें खरीदी हैं उसकी हम किश्तों में देते हैं। फिर हम टायर खरीदते हैं, हम पुर्जे खरीदते हैं, और हमारा किसी से उधार ऐसा नहीं है कि कोई हमें उधार देना बंद कर दे। जो हमारी लिमिट है, विदिन लिमिट हम काम करते हैं।
तो इसलिए अगर HRTC 75 करोड़ रुपया कमाती है, खर्चा हमारा 150 करोड़ रुपया है, और खर्चे की वजह मैंने आपको बता दी कि घाटे के रूट चलाना है, रियायती चलना है, वेलफेयर स्टेट में हम काम करते हैं, तो इसलिए राज्य सरकार से हम पैसा लेते हैं। चाहे उसको आप सर्विसेज की एवज में मान लें, चाहे आप उसको ग्रांट की एवज में मान लें, तो जो है हम 150 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा करते हैं। और हमारे जो प्रेजेंट MD आए हैं, इन्होंने HRTC में आश्चर्यजनक सुधार किए हैं। बहुत काम हुआ है HRTC में। अब तो कैशलेस ट्रैवल तक पहुंच गए हम। हमारा कार्ड जो है आप दिल्ली मेट्रो में चला सकते हैं, हमारा कार्ड जो है आप दुकान पे चला सकते हैं, जाके कहीं भी आप पंजाब रोड में चला सकते हैं, हरियाणा रोड में चला सकते हैं। वो फैसिलिटीज जो है हम क्रिएट कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी जो मेजर बसेज हैं उनको हम बस अड्डे पे बता दें कि हमारी बस कहां पहुंची है। जैसे आप हेलीकॉप्टर को ट्रैक करते हैं या जहाज को ट्रैक करते हैं, तो हमारी बस भी आप का पता लग जाएगा कि कितने मिनट के बाद आपकी जो है शिमला बस अड्डे पे पहुंचेगी या मंडी बस अड्डे पे पहुंचेगी। सारा हम काम कर रहे हैं। तो HRTC में कर्मचारी संगठनों से बात हो रही है। 110 करोड़ रुपया भी हम कार्यशालाओं पे और इलेक्ट्रिक स्टेशंस पे लगा रहे हैं। 110 करोड़ रुपया हमारे पास आ चुका है। हमारी कार्यशालाओं का बहुत बुरा हाल था। मैंने खुद विजिट किया, जहां पे हमारे कर्मचारी बैठते थे, टॉयलेट्स तक की अच्छी सुविधा नहीं थी। तो हम 110 करोड़ रुपया जो है उस पे खर्चने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस पे खर्चने जा रहे हैं, डीजल बसेस खरीदने जा रहे हैं। तनख्वाहों में हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं है। और ये स्थिति मैंने आपके समक्ष रखी। और हमें आने वाले समय में लगभग 1500 से 2000 बसेस रिप्लेस करनी है, जो कि या तो वो 8 साल पूरे कर चुके हैं या वो 9 लाख किलोमीटर चल चुके हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले में है, या तो 8 वर्ष जो चल चुकी है उसको फ्लीट से हटाना है, या 9 लाख जो चल चुकी हैं उनको फ्लीट से हटाना है। हम उस पे काम कर रहे हैं। और HRTC को लेके कई दफा मैं देखता हूं कि आप कल की मैं देख रहा था, कल किसी ने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, HRTC ने देवी देवताओं की फोटो हटाने के लिए दिए निर्देश। अरे भाई, HRTC तो देवी दर्शन चला रही है, और सारे देवी स्थल है हमारे, उन सबको बसें चला रहे हैं हम। चिंतपूर्णी को, ज्वालामुखी को, नैना देवी को, हरिद्वार को। जब हम दर्शन सेवा चला रहे हैं तो क्या हम ये हटाएंगे? लेकिन इतना भी तो अन्याय नहीं करो कि आप जो है सोशल मीडिया पे ऐसी बात लिखें कि, और हमारा तो उल्टा है। हम इस बात पे काम कर रहे हैं, जैसे बस में आप बैठे तो वहां पे जो है भजन शुरू हो जाए, या वहां पे जो है कोई मंत्र का उच्चारण शुरू हो जाए। बस शुरू करने से पहले जो है उसको शुरू करके जो है फिर बस चलाई जाए। हम किस पे काम कर रहे हैं और षड्यंत्रकारी क्या बात कर रहे हैं। और दूसरा, पीछे कुछ लोगों ने चला दिया, आप उसको सही कहेंगे तो हम उसको चलाएंगे, आप उसको गलत कहेंगे तो हम बंद कर देंगे। लगेज पॉलिसी हमने बनाई। लगेज पॉलिसी जो है उसमें यह है कि एक आदमी जब HRTC की बस में चढ़ता है तो अपने साथ 30 किलो सामान लेके जा सकता है। एक आदमी बस में चढ़े, अपने साथ 30 किलो लगेज ले जाए। 30 क्या आप कहें 40 ले जाए, 40 ले जाए। आप कहें हमें 40 नहीं, ये 50 करना, हम वो भी कर देंगे। वो अपना लगेज ले जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। हमारे जो नेता बेचारे आजकल सत्ता से बाहर हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। वो कहते हैं कि जब लेडी चढ़ेगी बस में वो तो मुफ्त जाएगी, वो तो 50% रियायत पे जाएगी, लेकिन उसके पर्स के पैसे लग जाएंगे। मतलब कि आप देखो कि
किस स्तर तक ये लोग जा रहे हैं। भाई जब सवारी जो है अपने साथ 40 किलो 30 किलो सामान ले जा सकती है हर सवारी, क्योंकि एचआरटीसी गरीब आदमी के लिए है, जब वो 30-40 किलो सामान ले जा सकती है, और जब हम महिलाओं को 50% रियायत दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा कहेगा कि जी उसकी पर्स के पैसे लगेंगे। तो ये वो लोग बोल रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और फिर कहते हैं स्कूल के बच्चों को हम रियायती लेके जाते हैं, हमें पता नहीं कितना बड़ा घाटा हो रहा है। कह रहे हैं कि स्कूल का बच्चा जब चढ़ेगा तो उसके जो है बैग के पैसे लग जाएंगे। अरे आप सत्ता से बाहर हो गए, कर राजनीति की कोई मर्यादाएं तो रखो। स्कूल के बच्चों को जब एचआरटीसी पिछले 50 साल से सेवा कर रही है, आप उस सेवा को भी जो है नीचे करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आपके माध्यम से, आप रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, आपके माध्यम से एक सवारी लगेज जो है जब 30 किलो 40 किलो जितना ले जाना चाहती है वो ले जाए। लेकिन जो मैं सेकंड पार्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और आपकी राय भी चाहता हूं, उसी के मुताबिक जो लोग एचआरटीसी की बस में सफर नहीं करते और एचआरटीसी को कुरियर सेवा बढ़ाए हुए हैं पिछले लंबे अरसा से, अभी तक उसका चार्ज नहीं होता था तो किसकी जेब में जाता था, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। कि आपने जो है सामान भेजना है, आपने बेटियां मंगानी है, आपने कुछ मंगाना है, वो एक अंदर खाते का सौदा था। हमने कहा कि जो आदमी एचआरटीसी में ट्रैवल नहीं कर रहा है और अपना सामान भेज रहा है, उससे जो है हम पैसा लेंगे। अब आप बताओ कि यह बात सही है कि नहीं है, जो ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। पीछे सामने आया कि एचआरटीसी में जो है लोगों ने कारतूस भेज दिए। अब हमने कहा कि जो लोग सामान भेजते हैं, और एचआरटीसी सबसे एक डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन है लगेज को पहुंचाने की, 5-6 घंटे में स्टेशन पे पहुंच जाता है। आपने चंडीगढ़ से चढ़ाया 3 घंटे में आपको मिल गया, आपने यहां से चढ़ाया दिल्ली आपको 6 घंटे में मिल गया, आपने जलंधर को दिया, जलंधर से आ गया, जलंधर से कोटखाई मंगाया। इतना डिपेंडेबल साधन है, लेकिन गाड़ी में सामान रख दिया। हमने कहा कि ठीक है, आपने सामान रखा, 40 किलो तक आपका एक टिकट लगेगा अगर आप खुद ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और सामान भेज रहे हैं। लोगों ने कहा कि जी ये 40 किलो पे एक टिकट को जो है आप स्लॉट बना दे, क्योंकि लोग कोई अनार की पेटी भेजते हैं, कोई जो है जापानी फल की 5 किलो की पेटी भेजता है। उनका कहना था कि 5 किलो तक का आप 1/4 टिकट लगा दें, 20 किलो तक का आधा टिकट लगा दें, 40 किलो और उससे ऊपर आप एक टिकट लगा दें। अब आप बताओ, जो लोग गाड़ी में सफर ही नहीं कर रहे हैं, क्या उनको टिकट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? या हम सबका जो है उठाते फिर भाई जा रख दो, इसमें रख दो, है कोई बेली बारस नहीं है। तो उस पे जो है हमारे कुछ नेताओं को बड़ी तकलीफ है। और थर्डली, जो लोग दुकानों का सामान लाते हैं, दुकान का कि जी पूरी दुकान का, पहले कहा कि जी लैपटॉप का पैसा लग जाएगा जी। हमने कहा यार एक कंधे में भी लटका लो, 2 कंधे में भी लटका लो, जितने लटकाने, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप 50 लैपटॉप या 100 लैपटॉप की खेप भेजते हो गाड़ी में, तो क्या उसका टिकट नहीं दोगे? पटाखों की दुकानें सजेंगी पूरी की पूरी, और पूरी दुकान एचआरटीसी के ऊपर रख दोगे। इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदोगे और आप पूरी दहेज का जो है पूरा जो है सोफा और जो है बिस्तरा जो है ऊपर पूरे जो है चारपाई ऊपर लगा दोगे, डबल बेड लगा दोगे, क्या उसका किराया नहीं दोगे? अब उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम कहते हैं कि एचआरटीसी सवारियों के लिए है। अच्छा, एक और है,
सवारी जो खड़ी है, एक बंदे ने अपना अटैची रख दिया सीट के ऊपर। हम कहते हैं कि अगर भाई खड़ी सवारी को सीट है, अगर तेने सीट पे ही अटैची रखना तो उसका फिर किराया दे दे, या तो सवारी को बैठने दे। ऐसे लोग टकर जाते हैं लगातार, जो कहते हैं नहीं मैं बैठ गया, अब मेरा सामान भी सीट पे बैठ गया, लोग खड़े हैं। तो ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जब 3200 बसें चलाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इतना किया है कि जो लोग बस में ट्रैवल नहीं करते और सामान को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और हमें पहले चरण में उससे 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। लेकिन यह पूरी तरह शगुफा है कि महिला चढ़ेगी, उसका पर्स का लग जाएगा। एक तो और भी आगे बढ़ गए, कहते खाली लिफाफा भी मत लेके जाना हाथ में। वो बिलासपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मैं सिर्फ आपके ध्यान में ये बातें लाना चाहता हूं। एचआरटीसी ने बहुत सेवा की है। एचआरटीसी 50वां साल मना रही है, और एचआरटीसी में बुनियादी हम परिवर्तन कर रहे हैं, और अपने नए बस अड्डे हमारे कई तैयार हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बस अड्डा हमारा ढली का तैयार हो गया है, ठियोग का तैयार हो गया है। ऐसे इन बहुत जल्दी इन बस अड्डों का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, और सवारी को बेहतरीन सेवा मिले। ढाबों को लेके जो बार बार शिकायत आ रही है कि वहां पे जो है दिक्कतें हो रही हैं, टॉयलेट्स नहीं है या रेट ठीक नहीं है, मैंने एमडी साहब को कहा है कि इसका पूरा मूल्यांकन करके इस पे भी हम अपनी एचआरटीसी की वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन से अधिकृत हैं, कितना पैसा उनको देना है। हम सवारी पे कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ये बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। इसके अलावा आपकी कोई बात है उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। चार्जिंग स्टेशन। मुकेश जी, हाँ, बोल दिया। मुकेश जी, जैसे रोपवे की बात है, आपने रोपवे का शिमला शहर के लिए बताया। मंदिरों में तो ठीक है, साइट सीन्स पे ठीक है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, पर जो शहर में पहले ही कंक्रीट इतना हो चुका है, फिर उसके बाद लोहा इतना चला, अब ऊपर से कैपिंग करेंगे आप, तो उसका ओपन एनवायरनमेंट और ऐसे क्लाइमेटिकली कोई क्या असेस किया? ऐसा है इस रोपवे की, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास रोपवे है, इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होना है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है, ये सब इम्पैक्ट स्टडी के बाद इसको प्लान किया गया है। और जो नीचे की बातें आप कह रहे हैं कि नीचे लोहा लगा है, फलां लगा है, अब वो तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, उससे हमारा कोई बहुत सारोकार नहीं है, क्योंकि रोपवे कॉर्पोरेशन सिर्फ ठेकेदार की भूमिका में है। कि लोगों को धारणा ऐसी लगती है कि ये जो लोहा लगा दिया ये रोपवे कॉर्पोरेशन ने लगा दिया, ये हमने नहीं लगाया। हमें तो काम दिया गया, हमने उस एजेंसी का काम किया है, लेकिन रोपवे जो है वर्ल्ड क्लास रोपवे आने वाले समय की जरूरत है। और हिमाचल खासतौर पे पहाड़ी प्रदेश के अगर टूरिज्म को आपने आगे बढ़ाना है तो आपको रोपवे की तरफ जाना ही पड़ेगा हर हालत में। और ये पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में बहुत कारगर कदम होगा। जो इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, खर्चा भी कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। और रोपवेज अगर हम इस पे पूरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फुटप्रिंट मिनिमम है सर। और हमने इस डिपार्टमेंट के तीनों विंग्स ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, तब हम जाके इस स्टेज पे पहुंचे हैं। ये मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ। शिमला रोपवे पब्लिक को कब तक डेडिकेट हो जाएगा? ए और बी, एफसीएज को देखा गया है कि एफसीएज की वजह से अक्सर रोपवे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। शिमला रोपवे पुराना जो जाखू वाला एग्जांपल है, अभी वर्नाकुलर रोपवे है वो भी डिले। नहीं, आपके दोनों बड़े वैलिड क्वेश्चन है। एक तो ये है कि हमने उसका पैसा दे दिया। सबसे बड़ा क्या होता है कि आप पैसा जमा नहीं कराते, तो हमने उसका, उन्होंने 20 करोड़ रुपया हमसे मांगा, हमने 20 करोड़ रुपया एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए दे दिया और हम उसके पीछे हैं, बहुत जल्दी वो हो जाएगा। सेकेंडली, हमें
जो है फॉरेन बैंक एनडीबी ने कि अब मिशन 2 बार हिमाचल आ गया। और 3 महीने एक बार 3 महीने में 2 बार, जून में 2 बार आया, जून में भी आया और सितंबर में। कि वो भी सर एक मॉडल प्रोडक्ट लिया। हाँ, क्योंकि वो भी देख के गए कि वेदर दे आर रियली इंटरेस्टेड, या कि क्योंकि जिन्होंने देना है पैसा हम कितनी गति दे पाएंगे वो हमारे पे डिपेंड। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। तो बार बार ये लोग आएंगे, ये देखेंगे, इजाजत देंगे कि हाँ आप ठीक चल रहे हो। तो लगता है कि मुझे हम इसको आने वाले 3-1 साल के अंदर कुछ सेक्शन कुछ न किसी न किसी मुकाम पे तो पहुंचा देंगे। लेकिन ये है कि पब्लिक की कॉपरेशन की जरूरत है। हमें शिमला की जनता जितना कॉपरेट करेगी उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। सर, आप क्या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नीतिगत फैसला ले लिया है कि वो बिलासपुर से आगे लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी, भानुपल्ली बिलासपुर नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने सेंटर को कहा है कि आप जो है इसको डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित कीजिए ताकि पैसा आप दे। हम बिलासपुर तक तो हो गया, बिलासपुर से आगे कॉस्ट को देखते हुए हम सेंटर को कह रहे हैं कि आप इसको डिफेंस प्रोजेक्ट, क्योंकि ले तक जाना है, तब सर्वे हो चुका है, तो हम कह रहे हैं कि आप इसको आगे अडॉप्ट कर लो और आप इसका पैसा दो। हम केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे और ताकि केंद्र हमारी इसमें मदद करे। एक और सवाल के जो पिछली बार रैलियों में चुनावों में पैसा खर्च हुआ था बसों पे, पॉलिटिकल पार्टी ने दे दिया, अभी तक नहीं दिया। देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, उसको एचआरटीसी की बस हायर करने से पहले 50% एडवांस जमा कराना पड़ेगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आज हम सरकार में है, चाहे कल बीजेपी थी, अब 8-9 करोड़ रुपया उनका पेंडिंग है। उनके टाइम में जो उन्होंने वो चलाई थी, कैंपेन चलाई थी, तो एचआरटीसी की बसें गई लेकिन एडवांस कुछ नहीं लिया। तो इलेक्शन कमीशन हमारे से बसें लेता है और उसके बाद रैलियों को बसें जाती है, तो 50% तो अब हम एडवांस लेंगे। और अभी हमें हमारी सरकार ने जो है 5 करोड़ रुपया जारी किया है, जो बिल्स पेंडिंग थे उसका 5 करोड़ रुपया हमें आया है। अभी भी मुझे लगता है कि 8-9 करोड़ रुपए की पेंडेंसी होगी, 5 करोड़ रुपए के आसपास और आना रहता है। सर, काफी समय से, छोटा सा सवाल है सर, काफी लंबे समय से एचआरटीसी द्वारा नादौन में खरीदी गई एक जमीन का जिक्र बार बार आ रहा है कि आपने जो 2.5 लाख की जमीन है उसको 2 करोड़ 72 लाख में एचआरटीसी ने क्यों खरीदा? क्योंकि हाल ही में भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने भी सरकार पर आरोप लगाए थे, मुख्यमंत्री के करीबी 3 व्यक्तियों के नाम भी उन्होंने लिए थे। आप इस आरोप को किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ऑलरेडी जांच हो रही है, आपके सामने आ जाएगी सारी बात। मुकेश जी, एक सवाल रहेगा ललित पॉलिसी को लेकर। ऐसा क्यों है कि आपकी जो नोटिफिकेशन हुई वो अभी पब्लिकली हुई नहीं थी और पॉलिटिकली बहस उस पर ज्यादा चली? किस पे? ललित पॉलिसी वाली नोटिफिकेशन को 15 तारीख को अपने सामने की, अभी वो डिप्यूज में नहीं पहुंची थी कि अगले दिन ही सुबह जो है बीजेपी उस पर कॉन्फ्रेंस करी और वो भी गलत इंटरप्रेट करते। ऐसा क्यों? ऐसा ही सीवरेज टैक्स को लेकर भी हुआ था। तो ये दोनों मतलब नहीं, देखिए, क्योंकि मैं गुडविल चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई विवाद हो, लेकिन मैं एक लाइन में आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था कि लगेज का पैसा नहीं लगता था। आप बस में चढ़ते थे, वो पैसा किसको जाता था, किसको नहीं जाता था, मैं इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जो है एचआरटीसी को आना शुरू हो गया तो कुछ लोगों को परेशानी जरूर है। सर, हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, आपको क्या लगता है कि जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसमें सबसे बड़ी चुनौती सरकार क्या देती है उसके अंतिम रूप अगर हम देखना चाहते हैं? नहीं, देखो, रोपवे को अडॉप्ट करना ही एक चुनौती है, क्योंकि आज दिन तक हम बसों में सफर किए हैं, तो इसलिए रोपवे की दुनिया एक अलग दुनिया है। और जब यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो आप देखें ना, जब हम जाखू में एस्केलेटर्स लगा रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है।
तो वो चाहते हैं कि वहां से पैदल ही चला जाए। लेकिन आज जो है कितने लोग जा रहे हैं, जिन लोगों के घुटने नहीं चलते, जो लोग बुजुर्ग हैं, अब सारे जो है जाखू जा सकते हैं बड़े आराम से। तो ऐसे ही जब हम मंदिरों को रोपवे लगाते हैं तो कुछ लोग मान्यताओं की बात करते हैं, लेकिन जब ये चीजें डेवलप हो जाएंगी, जब मंदिरों को पहुंच जाएगी, तो जो है अब मंदिरों को आप देखिए, वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर जाते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। हमारे उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहां पे हम कुछ भी प्लान करते हैं, सबसे पहले आ जाता है कि नहीं जी, ये तो मान्यताओं के खिलाफ है, भावनाओं के खिलाफ है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें सॉफ्ट चलना पड़ रहा है। हम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि या तो प्रोजेक्ट जो है धराशायी हो जाए या प्रोजेक्ट डिले हो जाए। तो इसीलिए मैं प्रेस से सपोर्ट मांगता हूं आप लोगों से। अब क्या है, मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा था। जो जहाज था वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने उसके साथ गाड़ी लगाई और उसको पीछे करके जो है जो उसके साथ उसको पुल किया और स्टार्ट किया। जहाज था वो नया जहाज था। यहाँ एचआरटीसी की बस को कोई धक्का लगाता हुआ नजर आ जाए तो जल्दी से फोटो छाप देते हैं, देखो जी एचआरटीसी स्टार्ट नहीं हो रही है, और फिर साथ में कहते हैं एचआरटीसी ने धुआं छोड़ दिया। अरे भाई 3200 बसें चल रही हैं, 3200 की किसी की कोई पार्ट खराब हो जाता है, किसी की स्लीप पड़नी है, किसी का कोई इंजन में प्रॉब्लम आ गई, किसी को कुछ हो गया कि तो वो एकदम से कहते हैं देखिए एचआरटीसी पर प्रदूषण फैला रही है। एचआरटीसी 50 साल से जो सेवा कर रही है उसको भी तो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में ले लो, जिसने कि हिमाचलियों को पिछले 50 साल से जो है घर गांव अपने घर आंगन तक पहुंचाया है। तो थोड़ा सा किस सेवा के बारे में क्या सोचना चाहिए। और खासतौर पे मैं महिलाओं और स्कूल के बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जो लोग सत्ता से बाहर है और सत्ता में आने के लिए विचलित हुए पड़े हैं, उनकी बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आराम से महिलाएं भी दोनों कंधों पे पर्स लेके चले और बच्चे भी एक बैग की जगह 2-2 लेके चले। कुछ नहीं है, ये शगुफों से जो है राजनीति नहीं होती। बड़े मुद्दे हैं, ये प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं, और हम बड़े मुद्दों जो जैसे ऊना का बल्क ड्रग पार्क बनना है। बल्क ड्रग पार्क एक बहुत बड़ी योजना है, अब उसको लेके चर्चाएं करते थे। परिवर्तन क्या हुआ कि बीजेपी ने किया था कि केंद्र सरकार और पूंजीपति मिलके ये बल्क ड्रग पार्क चलाएंगे। 1000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 1000 करोड़ पूंजीपति करेंगे। इसका मतलब पूंजीपतियों का वहां पे कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल उनका होना था। कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी थी, लाले घूमने थे। हमने कहा पूंजीपति हटा दिए, हमने प्रदेश सरकार को लगा दिया कि 1000 करोड़ की पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट, 1000 करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक मेजर बदलाव किया हमने, और अब उसके टेंडर्स वगैरह हो गए और वो स्कीम जो है आगे बढ़ेगी। ऐसे ही शिमला का, जैसे आपने देखा भी डिजास्टर, कुल्लू का डिजास्टर वगैरह आया, मनाली का, अब वहां पे 2000 करोड़ रुपया जो है चाहिए वहां पे चैनलाइजेशन के लिए। बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बड़ा प्रोजेक्ट की तरफ हम केंद्रित किए हुए हैं, उसकी डीपीआर बना रहे हैं। तो ये जो सारे काम है, जैसे फीना सिंह प्रोजेक्ट था, 12 साल से रुका पड़ा था और 350 करोड़ रुपए की जरूरत थी। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, आज 350 करोड़ रुपए आ गए। तो हम विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं और उसी पर हम केंद्रित हैं, उसी में हम आपसे सहयोग मांगते हैं। बाकी जिन्होंने दुष्प्रचार करना है, अफवाहें फैलानी है, वो तो अपना लगे रहेंगे, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी, ये मैं उनको कह देना चाहता हूं। आपका धन्यवाद।